जोहार झारखंड। द ट्यूटर्स टर्मिनल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी जेई 2021-22 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि इस एग्जाम के पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम कवर करने वाले हैं 30 से 35 एमसीक्यू क्वेश्चन। और इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन। बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन पार्ट बी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट बी। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन का पार्ट ए जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 2। अगर आप में से किसी ने जो लेक्चर नंबर 2 मिस किया है, तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली जो है जा सकते हैं और देख सकते हैं लेक्चर नंबर जो 2 है। चूँकि अगर हम बात करें मशीन्स की या उसके वर्किंग के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है डिस्कस किए हैं, और उसको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, लेक्चर नंबर 3 आज का हमारा जो है डिस्कशन बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन पार्ट बी। चूँकि देखिए हमने यहाँ पे फॉर डीसी मशीन या ऑफ डीसी मशीन हमने लिखा है, बट मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि जो हमारा ये हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ डीसी मशीन ही नहीं, बल्कि हमारा जो है एसी मशीन या अदर मशीन्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ एसी मशीन भी जो है बेसिक रूल एंड लॉ आपको वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बेहतर तरीके से कुल मिलाकर अगर कहें कि इलेक्ट्रिकल मशीन के वर्किंग को समझना है, तो आपको जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मशीन, और ये मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और दूसरा लॉ जो है लेंज लॉ है। हम जब इसको पढ़ेंगे तो रिवील करेंगे कि व्हाट द लेंज लॉ स्टेट्स एंड व्हाट इट हेल्प्स अस, है ना। ये कैसे हमें मदद करेगा वो हम जब पढ़ेंगे तो हम इसे रिवील करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि लेक्चर नंबर 2 में भी हमने इस सीरीज में हमने डिस्कस किया था बेसिक रूल एंड लॉ के बारे में, और जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने में बहुत इम्पोर्टेंट था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको अगर मोटर इलेक्ट्रिकल मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझना है, तो इस लॉ को आपको जो है इस रूल को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और जो तीसरा हमने पढ़ा था वो था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और अगर आपको इलेक्ट्रिकल जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को बेहतर तरीके से समझना है या फिर उसके इक्वेशंस को समझना है, तो आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को पढ़ना चाहिए। तो इस लिहाजा से देखा जाए तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इसे मिस करते हैं तो शायद ही आपको वर्किंग प्रिंसिपल में आपको दिक्कत जो है आपको महसूस होगी, या शायद अगर किसी ने पहले भी पढ़ा होगा तो उनको शायद ये चीज़ें मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है। तो आइए हम देखते हैं आज का लेक्चर। तो आइए हम बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर्सपेक्ट में 2 लॉ प्रपोज किए थे, 2 लॉ दिए थे, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में, जो कि ये बताता है कि हमारा जो है ईएमएफ कैसे जो है इंड्यूस्ड होता है। और जो हमारा सेकेंड लॉ है वो उसके मैग्नीट्यूड को जो है बताता है।
कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता कैसे है, उसके मैकेनिज्म को बताता है ये फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, जो कि है व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। अगर हम इसको और सरल कर दें तो हम देखेंगे कि व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब जब भी कोई कंडक्टर एक मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो क्या होता है, उस कंडक्टर में एक डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, किसमें, कंडक्टर में। तो अगर इस पूरे 2 लाइन के स्टेटमेंट में हम देखें तो यहाँ पे 3 शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 टर्म जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला टर्म है कंडक्टर। आई होप आप सभी को जो है कंडक्टर के बारे में आइडिया होगा, है ना। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और तीसरा जो कि यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ईएमएफ। तो कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को जो है पास करने के लिए अलाउ करता है ना। तो इसके बारे में हम अभी उतने डिटेल से बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या कट कर रहा है कंडक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, जिसको हम सिर्फ फ्लक्स भी कह सकते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कि ये फ्लक्स है क्या, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, amount of magnetic field around the magnet represented by lines of forces, by lines of force, है ना। कहने का मतलब कि हमारा जो फ्लक्स है, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स कहने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी बोध होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स है ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब है कि फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मैग्नेट, है ना, मैग्नेट की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट हमारे पास हम 2 तरीके से हम जो है मैग्नेट जो है हम अवेल कर सकते हैं, और वो है टेम्पोररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, है ना। क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट। ओके, अगर हम फ्लक्स के डिनोटेशन की बात करें तो फ्लक्स का जो डिनोटेशन है, सिंबल जिसको हम बोल सकते हैं, फ्लक्स का सिंबल फाई है, और इसका एसआई यूनिट, अगर आप में से किसी को फ्लक्स का एसआई यूनिट पता है तो मेरे लिखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जो है आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं। इसका एसआई यूनिट है वेबर। क्या है, वेबर, ठीक है। और इन शॉर्ट इसको WB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बात आई कि फ्लक्स जो यहाँ पे कट हो रहा है, कहने का मतलब फ्लक्स कब कट होगा, जब फ्लक्स कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, है ना। दैट मीन्स हम सबसे पहले समझते हैं फ्लक्स लिंकेज के बारे में, कि फ्लक्स जो है लिंकेज होता क्या है ना। एक टर्म यहाँ पे है फ्लक्स लिंकेज। तो बेसिकली मैग्नेट
चाहे परमानेंट हो या टेम्पोररी, जिसके कारण से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, है ना। चूंकि फ्लक्स सपोज टू बी 100 फील्ड लाइन, 1000 फील्ड लाइन अगर हमारा वहां पे जनरेट होता है किसी भी मैग्नेट के द्वारा, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो है फील्ड लाइंस है जो वो कंडक्टर के साथ एसोसिएट होंगे। तो फ्लक्स लिंकेज क्या है? फ्लक्स लिंकेज में वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे जो कि हमारा कंडक्टर के साथ जो है लिंक या एसोसिएट करता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन, है ना, द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन क्या है? द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर और किसके बीच? फ्लक्स, है ना, द कंडक्टर एंड फ्लक्स। ठीक है, कहने का मतलब द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स और वाइसे वर्सा मतलब या तो फ्लक्स एंड कंडक्टर, ठीक है, और वाइसे वर्सा, जस्ट इसके उल्टा भी हम बात कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी टेम्पोररी या परमानेंट मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अराउंड में जो हमारा रिप्रेजेंटेड है वो हमारा फ्लक्स है, और उसमें से जितने फील्ड लाइंस या जिस डिग्री तक हमारा जो फील्ड लाइंस है वो क्या करता है? कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर कंडक्टर कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट फील्ड लाइंस आर ओनली कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। और ये जो फ्लक्स लिंकेज है बेसिकली जो डिपेंड किस पे करेगा, चूंकि यहाँ पे हमने बोला कि फील्ड लाइन ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, फ्लक्स कम लिंक कर रहा है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? तो बेसिकली जो फ्लक्स लिंकेज है किसी भी कंडक्टर के साथ, वो डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ फ्लक्स। किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स लिंकेज जो है डिपेंड, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लक्स। ठीक है, कि कितना उसका एक्सटेंट होगा, कितना उसका डिग्री होगा लिंकेज का, या कितना उसका परसेंटेज होगा किसी भी कंडक्टर्स के साथ एसोसिएट करने का, वो डिपेंड करेगा हमारा जो है नेचर ऑफ फ्लक्स। अब हम आइए आगे देखते हैं, फ्लक्स के नेचर के बारे में जानते हैं कि फ्लक्स जो है हमारा कितने नेचर मतलब है उसके, और उसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फ्लक्स के नेचर के बारे में। तो बेसिकली फ्लक्स जो है दो तरह के नेचर का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला है टाइम इनवेरिंग और दूसरा टाइम वेरिंग है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि टाइम इनवेरिंग का मतलब हुआ कि जो टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा, और दूसरा है टाइम वेरिंग, इसका मतलब हुआ कि ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइम जो है इनवेरिंग में ये फ्लक्स लिंकेज को कैसे प्रभावित करता है। यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज जो होता कैसे, तो यहाँ पे फ्लक्स को लिंक करने के लिए क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर फ्लक्स का नेचर टाइम इनवेरिंग है तो यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि रिक्वायर्स रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। ठीक है, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स के केस में अगर फ्लक्स को लिंकेज करना है तो इट रिक्वायर रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। किस लिए? फॉर फ्लक्स
लिंकेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में। तो या तो जो है कंडक्टर मूव करे, फ्लक्स स्टेशनरी रहे, है ना, या फिर फ्लक्स मूव करे और कंडक्टर स्टेशनरी रहे, है ना। चूंकि यहाँ पे जो है फ्लक्स का जो नेचर है वो तो मूव कर नहीं रहा है, फ्लक्स बाय नेचर मूव वेरी नहीं कर रहा है। तो उस केस में हमें फ्लक्स को जो है लिंक करने के लिए या कट करने के लिए कंडक्टर को एदर कंडक्टर को मूव करना होगा, एदर जो है हमारा फ्लक्स को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं दूसरा केस जो कि है टाइम वेरिंग। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स का नेचर ही जो है वो वेरिंग है। तो यहाँ पे जो है किसी को भी मूव करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी जो है वेरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स लिंकेज है वो ऑटोमेटिकली जो है कंडक्टर के साथ लिंक कर जाएगा, और कंडक्टर यहाँ कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा ऑटोमेटिकली कैसा होगा, फ्लक्स लिंकेज ऑटोमेटिकली, जबकि पहले केस में ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली लिंक्स विथ स्टेशनरी कंडक्टर, किसके साथ, विथ स्टेशनरी कंडक्टर, ओके, विथ स्टेशनरी कंडक्टर। तो यहाँ पे ना तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिस्टम को जो है रोटेट करना पड़ रहा है, ना ही कंडक्टर को, दोनों यहाँ पे स्टेशनरी है। जबकि पहले केस में ऑलरेडी आप देख चुके हो। तो अब सवाल उठता है कि चूंकि यहाँ पे दो तरह के केस, यहाँ पे भी दो तरह के केस जो है जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि या अदर कंडक्टर मूव करे, फ्लक्स सिस्टम स्टेशनरी रहे, या फिर फ्लक्स सिस्टम मूव करे और कंडक्टर स्टेशनरी रहे। तो हम इस प्रकार से देखें तो जो फैराडे ने बताया कि यहाँ 3 मोड है ना, देयर आर 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बताया 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। देखिए यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ डीसी मशीन के लिए, जबकि हमारा जो सिंक्रोनस मशीन है या फिर ट्रांसफार्मर है उसके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से श्योर शॉर्ट में जो है आपके एमसीक्यू रहेंगे, आप जो है लिख लो, यहाँ से एमसीक्यू तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से जो है समझिए। अगर आपको कुछ मिस हो गया है तो आप जो है पीछे रिमाइंड करके भी वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, और आप साथ ही साथ वीडियो को देखकर आप नोट्स भी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम आने वाले वीडियो में जो बेसिक रूल एंड लॉ है उस पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, है ना। आइए हम बात करते हैं कि ये 3 मोड ऑफ फ्लक्स लिंकेज जो है यहाँ पे है क्या। तो सबसे पहला जो मोड है, चूंकि यहाँ मोड्स का मतलब है कंडक्टर और जो हमारा फ्लक्स सिस्टम है उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहला हम बात करने वाले हैं मोड 1। ओके, सो हमने यहाँ लिख दिया मोड 1, दूसरा मोड 2, और तीसरा हमारा है मोड 3। तो पहला जो हमारा मोड 1 है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो कंडक्टर है, कंडक्टर वो क्या है, स्टेशनरी। कंडक्टर इज स्टेशनरी। एक मिनट, सॉरी, हम बात कर रहे थे किसके, मोड 1 के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है वो है रोटेटिंग, है ना। यहाँ पे हमारा कंडक्टर है रोटेटिंग, एंड फ्लक्स जो है यहाँ पे, फ्लक्स यहाँ पे स्टेशनरी है।
फ्लक्स इज स्टेशनरी। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर कंडक्टर हमारा जो है रोटेटिंग है और हमारा जो फ्लक्स है वो स्टेशनरी है, तो ये कौन से मशीन के लिए एप्लीकेबल होगा हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम तीनों मोड की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा केस है, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दूसरा केस क्या होने वाला है, शायद आपने अनुमान भी लगा लिया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो है हमारा कंडक्टर वो क्या होगा, स्टेशनरी रहने वाला है। हमारा कंडक्टर क्या है, स्टेशनरी। और फ्लक्स जो है वो रोटेटिंग होगा। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, रोटेटिंग। हम बात करेंगे कि ये भी किस मशीन के लिए एप्लीकेबल होगा। उससे पहले हम जो है देखते हैं मोड 3। और मोड 3 में कंडक्टर और फ्लक्स, यहाँ पे दोनों जो है, दोनों का दोनों जो है स्टेशनरी होगा। कंडक्टर भी यहाँ पे स्टेशनरी है और फ्लक्स भी स्टेशनरी है। जैसा कि आपको मैंने हिंट किया था यहाँ पे जब हम टाइप की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन सा जो मोड है किस मशीन के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो गैस कर सकता है मेरे लिखने से पहले। अगर ऑब्वियसली अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा इसको, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आपको जो भी पता है मोड 1 अगर किसी को पता है तो आप लिखें। चलिए मैं लिखता हूँ। और ये जो हमारा मोड 1 है वो बेसिकली हमारा डीसी मशीन, किसके लिए एप्लीकेबल है, डीसी मशीन। ठीक है, मोड 1 हमारा जो है वो है एप्लीकेबल टू डीसी मशीन। अब मोड 2, अगर मोड 2 किसी को पता हो तो भी आप कमेंट में लिखिए। चलिए अगर आपको पता है तो अभी तक आपने लिख दिया होगा, और नहीं पता है तो हम देखते हैं दूसरा मोड जो हमारा वो है सिंक्रोनस मशीन। किसके लिए, सिंक्रोनस मशीन। और मोड नंबर 3 जो हमारा है, चलिए मोड नंबर 3 अगर किसी को आइडिया है, किसी को पता है तो मोड नंबर 3 कमेंट में लिखेंगे। और चलिए ठीक है, अगर पता होगा तो चलिए ठीक है, तो हम लिख देते हैं। और मोड नंबर, जैसा कि हमने अभी देखा कि फैराडे का जो 2 लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेकेंड लॉ, और हम लोग देखें कि फर्स्ट लॉ जो है वो बताता है कि किस तरीके से या कंडक्टर और फ्लक्स के इंटरलिंकिंग या फिर उसके मोड से हमारा जो है ईएमएफ जो है इंड्यूस हो रहा है। अब हमें देखना है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया है ना, जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस हो गया है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी क्वांटिटी है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। और उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने को देखें तो हम कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली सेकेंड लॉ जो है वो ईएमएफ के कैलकुलेशन को लेकर है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट को देखते हैं, जिसमें फैराडे ने बताया कि जो द इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ पे जो ईएमएफ है वो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। तो उन्होंने बताया कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली proportional to the rate of change of flux, है ना, to the rate of
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंडक्टर के साथ लिंक कर रहा है, उसका जो रेट क्या है ना, किस रेट से, किस स्पीड से, किस दर से जो है वो हमारा जो है लिंक कर रहा है, और उसी के आधार पे हमारा जो है ईएमएफ यहाँ पे वो इंड्यूस होने वाला है, जिसको हम दूसरे तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज, कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और ये फ्लक्स किसके साथ लिंक कर रहा है? कंडक्टर के साथ। फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? कंडक्टर के साथ। ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस हो रहा है? कंडक्टर में। ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस हो रहा है? कंडक्टर में। ठीक है, ओके। अब हम और इसको मैथमेटिकली हम व्यू करेंगे कि इसको कैसे हम एक्सप्रेशन के तौर पर लेकर आ सकते हैं। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसको हम यहाँ पे ई से डिनोट करेंगे, और E इज इक्वल टू होगा एक्सप्रेशन माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन में जो दिख रहा है, एक एन भी दिख रहा है, डी फाई बाय डी टी। तो बेसिकली ये एन जो है वो आया कहाँ? चूंकि टोटल फ्लक्स की बात होती है लिंकेज के, तो जो होगा यहाँ पे वो एन फाई के इक्वल होगा, है ना, टोटल फ्लक्स लिंकेज। तो उसी को यहाँ पे मैंने कांस्टेंट में एन को बाहर कर दिया है, और डी फाई बाई डी टी। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि सबका मतलब क्या है। तो जो हमारा यहाँ पे ये है वो क्या है? ई जो है हमारा यहाँ पे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। एन हमारा क्या है? ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। किसका? जो कॉइल हमारा होगा, कंडक्टर कॉइल, उसके नंबर ऑफ टर्न को हम यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट किए हैं। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स वहाँ पे जो है हमारा लिंक करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके? एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे आप इसको समझ पा रहे होंगे कि डी फाई बाई डी टी, तो फाई तो आपको पता है कि ये फ्लक्स है, और नीचे टी है। अगर कोई भी चीज़ टाइम के साथ अगर डेरिवेटिव है, इसका मतलब अगर टाइम हमारा डिनोमिनेटर में दिया, ऊपर न्यूमरेटर में हमारा जो है कोई भी क्वांटिटी, इसका मतलब वो रेट है। और रेट किसका है? फ्लक्स का, है ना। किसका रेट है? फ्लक्स का। और किस चीज़ का रेट है? चेंज होने का। फ्लक्स में जो बदलाव की जो दर है वो हमारा यहाँ पे डी फाई बाय डी टी है ना। और कुल मिलाकर यहाँ से हमें जो ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस हुआ है कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज के कारण से, तो वो हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक माइनस का साइन भी दिया हुआ है ना। आप वीडियो में बने रहे, मैं ज़रूर बताऊंगा इस माइनस के बारे में भी। हम बताऊंगा कि ये माइनस एक्चुअली इस इक्वेशन में उसका मतलब क्या है, और इसको एक्सप्लेन किया है लेंज लॉ के थ्रू, है ना। इसको, इस माइनस को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि फैराडे ने यहाँ पे जो है इसके बारे में डिटेल से कुछ जो है एक्सप्लेन किया नहीं, तो इसको एक्सप्लेन किया है फर्दर लेंज लॉ के थ्रू, ये एक्सप्लेन किया गया। ओके, जैसा कि हम लोगों ने फैराडे लॉ भी देखा, अब हम बात करने वाले हैं लेंज लॉ के बारे में। ठीक है, तो बेसिक रूल एंड लॉ जो हमारा है उसका ये 5वां लॉ है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फैराडे के सेकेंड लॉ से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ है, और जो कि यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है, E इज इक्वल टू माइनस एन टी फाई बाई डी टी। बट उस इक्वेशन में जो फैराडे ने है वो इस माइनस के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, है ना। फैराडे लॉ के मतलब जो सेकेंड लॉ है उसमें इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया, और बाद में जो है लेंज ने इसके बारे में बताया, और
अगर हम एक लाइन में बोलें तो लेंज ने कहा कि दिस माइनस जो है वो क्या बताता है, इट गिव्स द नेचर। लेंज का कहना था कि इट गिव्स द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ से एक जो मिस्ट्री थी वो ओपन होती है कि ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों है। तो बेसिकली ये माइनस साइन जो है यहाँ इट इंडिकेट द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। और ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा, इसको पूरी तरह से जो है फैराडे ने अपने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आइए हम लेंज लॉ को डिटेल से समझते हैं। उससे पहले हम उसके स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं उन्होंने बताया, लेंज ने बताया कि इट स्टेट दैट एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल सर्कुलेट अ करंट in such a direction so that it opposes the cause producing it। देखिए यहाँ दो तरह की बात है। सबसे पहला कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, कैसे होगा इसको फैराडे ने बहुत अच्छे से बताया। कितना होगा ये भी बताया उन्होंने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में। अब जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसी भी सर्किट में, तो वो सर्किट में करंट सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा, है ना। और इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, एक मैग्नेट, एक गैल्वेनोमीटर और एक कॉइल के थ्रू, ठीक है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। और जब हम लोग गैल्वेनोमीटर में करंट डिटेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको अलग से भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक के जो हमने लेक्चर्स थे उसमें से हमने बेसिक रूल एंड लॉ ऑफ डीसी मशीन, भले ही मैं बोल रहा हूँ बट अगर आप माने तो आपके जितने भी मशीन्स के जो पार्ट हैं या टाइप्स है, चाहे वो एसी मशीन है, ट्रांसफार्मर है या डीसी मशीन, सारे के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये पांचों जो बेसिक लॉ जो है और रूल आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी का भी कोई डाउट हो, है ना, किसी का भी कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए, सो दैट आपको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले ये वीडियो को देखने के बाद। और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करेंगे। प्लस आपके जो साथी दोस्त हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके साथ भी आप इनको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे जो बेसिक रूल एंड लॉ है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगला लेक्चर मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो हमारा इससे पहले का लेक्चर जो हमारा था, ठीक है, बेसिक रूल एंड लॉ का जो 2 लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है, तो उसमें आपने क्या सीखा वो आने वाले लेक्चर में आपको पता चलेगा जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे साथ करेंगे। और वहाँ पे जो भी कुछ बचा खुचा होगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। ओके।